किसका शुरू किया हम लोगों ने पढ़ाई? अभी हम लोग रोजर्स को पढ़ रहे थे, याद आ रहा है? हाँ, कौन सा साइकोलॉजिस्ट? कार्ल रोजर्स, ठीक है ना? कार्ल रोजर्स की कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लाइंट सेंटर थेरेपी या पर्सन सेंटर थेरेपी, ठीक है ना? थेरेपी का नाम क्या है? क्लाइंट सेंटर थेरेपी या फिर पर्सन सेंटर थेरेपी या नॉन डायरेक्शनल थेरेपी भी बोलते हैं, ठीक है ना? 3-4 नाम है इनका, जानना है। तो हमने शुरू किए थे इनको पढ़ने से, थेरेपी को पढ़ने से पहले हमने शुरू किया था इनके पर्सनालिटी थ्योरी को पढ़ना। हम जानते हैं कि अथवा पर्सनालिटी थ्योरी को हम बढ़िया से समझ लेंगे तो थेरेपी समझना हमारे लिए आसान रहेगा, ठीक है ना? तो पर्सनालिटी थ्योरी में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था, कोई आइडिया है? बताइए। पर्सनालिटी थ्योरी में सर एक बार और शेयर करिए तो सर, याद नहीं है। कुछ है, मैंने इनका पहले कुछ बताया पर्सनालिटी थ्योरी में कैसे शुरू किया था हम लोगों ने। तो इनका अपना काफी बड़ी फैमिली थी। हाँ, तो हमने जहाँ तक अब तक और ये लोग पादरी के फैमिली से बहुत ज्यादा लोग अपने धर्म को लेकर हाँ, हाईली कट्टरपंथी रिलीजियस फैमिली थी, रिलीजन्स पर ज्यादा बिलीव था। और उनका खुद का कोई खुद की मर्जी नहीं थी, आपको अपने पेरेंट्स की मर्जी से ही सब कुछ करना है। हाँ, ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें उसमें जो उनके लाइफ स्टाइल में या उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें उन सारे एलिमेंट्स को ढूंढना है जिसके जो उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, उनके जीवन को प्रभावित किया। और उन्होंने पर्सनालिटी थ्योरी में उसका हम इफेक्ट भी देखते हैं। पर्सनल लाइफ का हमने अब तक इतिहास सर आप देखा है। एक और क्या बताए? क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एंड देन पर्सन सेंटर थेरेपी, ठीक है ना? पर्सन सेंटर थेरेपी या फिर क्लाइंट सेंटर थेरेपी बोलते हैं, ठीक है ना? तो हम इनका जो पास्ट इनका जो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, जो लाइफ की इनका लाइफ पास्ट लाइफ के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि बहुत इनका जो परिवार था वो अक्सर धार्मिक व्यक्ति थे। तो जो फंडामेंटलिस्ट टीचिंग होती है ना, जो घर में मिलता है लोगों को इस टाइप के परिवार में, ज़्यादातर डू डोंट अप्लाई किया जाता है। ऐसा रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये धर्म की दृष्टि से सही है, ये न्याय है या न्याय है, पाप है, पुण्य है, ऐसे टाइप के मैसेजेज, ऐसे टाइप के इंफॉर्मेशन, ऐसे टाइप के रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। तो व्यक्ति क्या होता है कि उस रिस्ट्रिक्शंस में उसी हिसाब से अपने आप को उसी माहौल में, उसी परिस्थितियों में ढालता है और उसी हिसाब से जीता है, जीने की कोशिश करता है। तो इनको ऐसा लगता था कि जो इनकी जो अपनी लाइफ जी रहे हैं इसमें इनका अपना खुद की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, बल्कि किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी और के हिसाब से इनकी जिंदगी चल रही है। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था इनका लाइफ के लिए। और इन्होंने इसी पर नहीं ज़्यादा आगे तो देखिएगा, क्योंकि पर्सनालिटी थ्योरी में एक चीज़ रिफ्लेक्ट होगी हर जगह। और फिर एक बार जब ये एक क्लाइंट को ठीक नहीं कर पाए तो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, काफी इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी स्कैटर्ड हो गया था, नर्वस ब्रेकडाउन, कंप्लीट inadequacy as a therapist, I'm a worthless as a person, lack of any further in the field of psychology, कोई फ्यूचर नहीं है मेरा साइकोलॉजी में। इसके बाद आगे की जब इन्होंने अपना साइकोलॉजी फील्ड में जब काम शुरू किया, इसमें अपना जब रिसर्च वर्क किए या जो इसमें आगे के स्टडी किया, तो इन्होंने बहुत इनकी जो फाइंडिंग मिली थी वो बड़ा मतलब यूनिक फाइंडिंग था इनके लिए। और यूनिक फाइंडिंग ये था कि जनरली जब ये हम कोई प्रॉब्लम एरिया को देखते हैं किसी व्यक्ति के, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो बच्चे के बारे में बता रहे थे कि बच्चे जो हैं वो क्यों मतलब कि अब गलत टाइप बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उन्होंने पाया कि जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हैं या जो बच्चे कंस्ट्रक्टिव नहीं हैं या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो एक मिनट, सर ये सब जो लिखा हुआ है सर, ये आप लिखे हैं कि कहीं से? नहीं, हम कहीं से चारों तरफ से पढ़ते हैं और उसके हिसाब से फिर मैंने इसको तो सर ये सब जो लिखा हुआ है ये आप सेंड कर सकते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली वो नहीं कर पा रहा हूँ, उसको पीडीएफ में चेंज करेंगे
फिर मैं आपको भेजूंगा, ठीक है ना। तो पीडीएफ में चेंज करिएगा ना, तो पहले वाला भी कुछ कुछ सेंड करिएगा ना। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ सेंड। कॉपी पे लिखना, सब वीडियो से लिखना ना मुश्किल होता है, नहीं लिख पाते। नहीं वो भेजेंगे हम आपको, ठीक है ना। तो इन्होंने पहले जो चाइल्ड बिहेवियर्स जो के बारे में देख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अनहेल्दी या जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते हैं चाइल्ड्स में, वो किस कारण से हैं। तो उन्होंने जो फैक्टर्स देखा, तो जनरली हम आम लोग सब जानते हैं कि रीजन जो है वो हम बाहर की तरफ देखते हैं, व्यक्ति से बाहर की तरफ रीजन ज़्यादातर फोकस किया जाता है, जैसे कि उसकी फैमिली, हाँ, इन्वायरमेंट कैसा है, पर्सनल हेल्थ कैसा है, व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसा है, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस कहते हैं, कल्चरल जो बैकग्राउंड किस टाइप से है, कैसा सोशल इंटरेक्शंस हैं, इन सारे फैक्टर्स पर हम फोकस करते हैं। तो इनका, लेकिन इन्होंने देखा कि इसके अलावा भी एक फैक्टर है, और वो था सेल्फ इंसाइट, ठीक है ना। व्यक्ति को अपने बारे में क्या सोच है, अपने बारे में क्या समझ है, हाँ, क्या समझता है, यह इंडिविजुअल के बिहेवियर्स को भी इफेक्ट करता है, ठीक है ना। इनिशियल ये फाइंडिंग इनको मिली थी। अदर देन ऑल, ये सारे एस्पेक्ट पर उन्होंने एग्री थे वो, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके जो हेल्थ एस्पेक्ट क्या है, उसके सर्कमस्टांसेस क्या है, कल्चरल किस कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, ये सारी चीज़ें तो हैं। बट इसके अलावा जो उन्होंने फैक्टर और भी देखा, वो था सेल्फ इंसाइट। व्यक्ति अपने बारे में क्या समझ या अपने बारे में क्या धारणा रखता है, यह भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है, चाहे वह व्यवहार हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव। तो एक फैक्टर यहाँ पर इनको ये नजर आ रहा था। जनरली ये फैक्टर्स लोग नेग्लेक्ट करते थे, इन्होंने भी इनिशियली नेग्लेक्ट किया इस फैक्टर को। उनको लगा कि ठीक है, ये फैक्टर हो सकता है, बट उतना ज़्यादा, मतलब कि उतना ज़्यादा मजबूत फैक्टर नहीं है, ऐसा इन्होंने एक फैक्टर माना, बट उतना मजबूत नहीं है जितना ये होना चाहिए। बाद में इन्हीं के शिष्य ने इस पर काम किया। तो शिष्य ने जब काम किया, तो उसको भी यह फैक्टर जो है वो नजर आया, और उसने बोला कि साहब, ये फैक्टर मुझे नजर आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये बहुत ज्यादा प्रभावी है व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए, गाइड करने के लिए। तो ये इस जो फाइंडिंग्स थे, इस फाइंडिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इंटरनली वो होता है ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस में, साइंटिस्ट लोग, होता क्या है कि बहुत सारे समय में वो इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे फाइंडिंग्स को वो जो चीज़ें हैं, हाइपोथेसिस या इस टाइप की चीज़ें नज़र आती हैं, उसको स्ट्रेट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा है, इस फाइंडिंग को उन्होंने, मतलब उस अपने शिष्य की जो फाइंडिंग थी उसको पूरी तरह से बंद कर दिया, डाल दिया मेरे तरफ से कि नहीं, ऐसा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं। बट लेटर ऑन अगेन एक नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, हेलेन मैकनील, और उन्होंने फिर इस पर फाइंड आउट किया, और इस सेल्फ इनसाइट फैक्टर को कहा कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत ही जबरदस्त फैक्टर है, और यह व्यक्ति के व्यवहार को बहुत अच्छी तरह से निर्धारित करता है, डायरेक्ट करता है, और बहुत विशेष अहम भूमिका में मुख्य रोल प्ले करता है। तो इनको लगा कि ये मैटर जिसको मैंने नेग्लेक्ट कर रहा था, ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर उन्होंने अपने नेक्स्ट जो वर्क था, या नेक्स्ट जो अध्ययन था अपना साइकोलॉजी के फील्ड में, इस पर ही फोकस किया। तो ये चीज़ें जो है, जिसको हम बात कर रहे हैं, सेल्फ इंसाइट, व्यक्ति के अपने बारे में स्वधारणा, ठीक है ना, सेल्फ की समझ, किस हद तक आपके व्यवहार को, आपकी आपकी आपके कंडक्ट को प्रभावित करता है, और यह रिस्पॉन्सिबल है हर प्रकार, हर चीज़ों के लिए, आपके कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स के लिए और आपके डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स के लिए। तो इस एस्पेक्ट पर या इस पहलू पर इन्होंने आगे की अपनी जो फाइंडिंग्स थी, अपने अध्ययन में इस फाइंडिंग्स को बहुत जोड़ा, ठीक है ना। सर, आप असर के बारे में हम आपको बताया था, आप देखे थे कुछ उसका मैं वो सिर्फ देखा, मैंने मूवी तो नहीं देखा, देखते हैं कभी मौका मिलेगा। फिर इतना ज़्यादा सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं ना, अभी तो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ, इधर से बहुत कुछ मटेरियल पढ़ना पड़ता है, ताकि आप लोग को मैं थोड़ा सा स्मूथली एकदम लेके जाऊँ। अदरवाइज किताब में मैं चाहता हूँ कि जो एकदम कहानी की तरह आपको दिखाएं, बताएं एकदम से, क्योंकि ये जो सबसे क्लिष्ट चीज़ें थी, जैसे कि आपने यूंग का पढ़ा था, बुक में ऐसे पढ़िएगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, बहुत ही मतलब एब्स्ट्रैक्ट। सर, इनका थ्योरी हम खुद से पढ़ते हैं सर, शायद कुछ हम लिखते हैं इसके बारे में, थोड़ा खुद से भी थोड़ा जानकारी। हाँ, तो हम एक सोचते हैं कि कहानी के माध्यम से आपको लेके चलेंगे, तो आप चीज़ों को समझ जाइए, एक लिंक बना रहता है। तो बहुत सारी जगहों से पढ़ना पड़ता है, फिर मैं एक जगह कॉपी में लिखता हूँ, फिर उसको सीक्वेंस में।
तो इसी में हमने आगे फिर पढ़ा और हमने बात की फेनोमेनोलॉजी। अब ये सारे कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि सेल्फ इंसाइट जो है ये मेन चीज है, इनके थ्योरी का मुख्य अहम हिस्सा होगा और इसी पर फिर आगे की कहानी, इसी से लिंक मिलेगा सब चीज़ों, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वर्ड आया फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी में हमने क्या बताया था सर? ये थोड़ा दार्शनिक टाइप का होता है। हाँ, ये वर्ड जो है फिलोसफी से लिखी है और इस वर्ड में ये कहता है कि जो हमारा बिहेवियर है वो डिटरमाइंड होता है हमारे फिनोमिनल फील्ड से। और फिनोमिनल फील्ड क्या होता है? फिनोमिनल फील्ड कहता है कि आपका व्यक्तिगत अनुभूति किसी समय में, उस समय में आपका व्यक्तिगत अनुभूति या जो एक्सपीरियंस है वह आपके बिहेवियर को डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो अगर किसी व्यक्ति को जानना है, किसी व्यक्ति को समझना है, तो उस व्यक्ति के फिनोमिनल फील्ड को समझना पड़ेगा, यानी कि उसका अपना एक्सपीरियंस को, उस व्यक्ति के इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंस को समझना है, तभी जाके आप व्यक्ति को समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? फिनोमिनोलॉजी कहता है कि वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग, जो कुछ भी आप स्वयं को, जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कुछ की अनुभूति कर रहे हैं, वही आपका फिनोमिनोलॉजिकल फील्ड है। तो इससे क्या मतलब, तो हम जनरली क्या है कि हर व्यक्ति का अपना 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 फिनोमिनोलॉजिकल फील्ड होगा, है कि नहीं। हर व्यक्ति की अनुभूति जो होगी वह अलग अलग होगी। आप जो फील कर रहे हैं या आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। हम सबों का जो एक्सपीरियंशियल फील्ड है या जो फिनोमिनल फील्ड जो है वो डिफर करता है, अलग अलग होता है। इसी कारण से हमारी अनुभूति, हमारी एक्सपीरियंस अलग अलग हैं और इसी कारण से हम भी अलग अलग हैं, ठीक है ना। हम एज ए व्यक्ति भी अलग अलग, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि यह जो है, जो एक्सपीरियंस है, ये जो फिनोमिनल फील्ड है, जो हमारी अनुभूति है, यही हमारे बिहेवियर को या हमारे जो है वो गाइड करते हैं, वे ऑफ थिंकिंग को। हाँ, तो ये हमारे, अगर किसी व्यक्ति को समझना है तो आपको इस एक्सपीरियंस, उसके जो फिनोमिनल फील्ड को समझना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे क्लियर होगा। तो हम जो है जनरली अपने आसपास विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों से, स्टिमुलेशन से प्रभावित होते हैं, है कि नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग डिफरेंट स्टिमुलस के इफेक्ट में आते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हम लेते रहते हैं, फील करते हैं, एक्सपीरियंस हम फील कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें जो हमारे लिए रिवॉर्डिंग नेचर की होती हैं। सम एक्सपीरियंस आर रिवॉर्डिंग नेचर, आनंददायक होता है, अच्छी फीलिंग्स होती है। सम एक्सपीरियंस आर सेटिंग इन नेचर, कुछ हमें भय पैदा करती है, ठीक है ना। सो हमारे पास बहुमुखी वे ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी हैव एक्सपीरियंस हमारे पास है और हम लोग इस डिफरेंट स्टिमुलेशंस के बीच हम जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम उस एक्सपीरियंस फील्ड में हम अपने आप को रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा है कि जो रियलिटी है एनवायरनमेंट की, वह कोइंसाइड नहीं करती है। जो हम परसीव कर रहे हैं, ठीक है ना, वो रियलिटी से कोइंसाइड करेगी या रियलिटी से वो वास्तविक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। देखिए क्या क्या चीज हम बता रहे हैं। पहला चीज ये बता रहे हैं कि हम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, चीजों की अनुभूति करते हैं, ये क्लियर है। हम सारे लोग जो हैं, हमारा जो हम सारे लोग जो हैं वो क्या है, चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो भी स्टिमुलेशंस हैं बाहर से, जो भी हमें मिल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के स्टिमुलेशंस जो हमारे पास आ रहे हैं, हम उन सारों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नाउ जो चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या जो हम परसीव कर रहे हैं, वह कोई जरूरी नहीं है कि रियल हो, ओरिजिनल हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड हो, हाँ, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो है वो कुछ और है और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है वो कुछ और है। कोई जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड हो, यानी कि जो चीज हम बाहर एग्जिस्ट करता है,
हम उसी चीज को परसीव कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा है जरूरी? अगर ऐसा लगता है नहीं। जैसे कि बाहर ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में क्या है, जैसे कि आप सन को बात करते हैं, हम सूर्य की बात कर रहे हैं जनरली, या छोटे पृथ्वी की बात कीजिए, जनरली क्या है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में, या जो ओरिजिनल जो रियलिटी है जिसको साइंस डिफाइन करता है, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में थिंग्स दैट इज द रियल ट्रूथ, सत्य जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, सच्चा हो, ट्रूथ हो, रियल हो, ऑब्जेक्टिव फील्ड बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिवली अगर अब हम देखेंगे अर्थ को, तो अर्थ ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिकली अर्थ को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं हम लोग, कि अर्थ जो है वो घूमता है, अपने अक्ष पे घूमता है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ठीक है ना। लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी, हम आपसे पूछे कि क्या आपने अर्थ को घूमते देखा है? नहीं देखा है। तो हमारे रियल रियलिटी क्या है? अगर ओरिजिनल अपने लिए हम आपसे पूछें, आपके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी अनुभूति के आधार पर, अगर हमसे पूछे कि अगर हम आपसे कहें कि अर्थ घूमता है, और यह जवाब आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दीजिए, आप क्या अनुभूति करते हैं उसके आधार पर दीजिएगा, तो आप क्या कहेंगे? अर्थ नहीं घूमता है। एक रियलिटी ये है, यह रियलिटी आपसे है, आपसे रिलेटेड है, ये सब्जेक्टिव रियलिटी है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? जब हम साइंस लगाते हैं, जब हम उसको डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूला लगाते हैं, या हमारे पास जितने जो ऑब्जेक्टिविटी रिसर्च है, वो यह कहता है कि अर्थ जो है मूव करता है। तो अब यहाँ पर ये दो स्थिति बनी है। हमारे लिए जो रियलिटी है वो यह है कि अर्थ मूव नहीं करता, क्योंकि हम अर्थ को मूव करते हुए एक्सपीरियंस नहीं करते। फिनोमिनोलॉजी कहता है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज सब्जेक्टिव रियलिटी। फिनोमिनोलॉजी ये कहता है कि जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वह आपकी सच्चाई है कि नहीं। हम इंडिविजुअल्स हैं, हम व्यक्ति हैं, हम एक मनुष्य हैं, और हमारा एक्सपीरियंस जो है, हमारे लिए जो हमारी अनुभूति है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जल है, मान लीजिए कि अब जैसे बॉडी है, हम मानते हैं कि जल को या पानी को माने, पानी को हम मानते हैं, क्या साइंस क्या कहती है, पानी जो है ऑक्सीजन और क्या हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन हम इसको हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में तो देखते नहीं है ना, तो हम उसमें हमें हाइड्रोजन के नजर आता है, और ना हमें तो पानी के फॉर्म नजर आता है। तो हमारी रियलिटी, ओके, ऑब्जेक्टिव रियलिटी ये है कि वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी ये है कि हमारे लिए जस्ट वो एक वाटर है, ठीक है ना। हमारे लिए क्या रियलिटी है? वो जस्ट एक वाटर है, पानी है। और क्या क्या रियलिटी है भाई? पानी ये है, वो हमें ठंडी प्रदान करती है, प्यासों को बुझाती है, यह हमारे लिए रियलिटी। तो सब्जेक्टिव रियलिटी यानी कि जो हम एक्सपीरियंस, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि सत्य हो या मैच करे वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी से, जो वास्तविकता में बाहर हो रहा है या घट रहा है उससे मैच करे, यह जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है वह कुछ और हो सकता है, सब्जेक्टिव रियलिटी जो है कुछ और हो सकता है। अब इसका रीजन, तो ये अंतर आने का ये बायस है। यह अंतर आने का मुख्य कारण क्या है भाई? ये तो यह अंतर आने का कारण ये है कि हमारे पास फिजिकल लिमिटेशन है, हमारे पास लिमिटेशंस है, ठीक है ना। हम एटम्स या सेल लेवल पर चीजों को देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हमारा जो परसीविंग एबिलिटीज है, जो आंख है, वो उतनी सूक्ष्म कणों को उतने सूक्ष्म में हम देख नहीं सकते हैं, तो ये हमारी लिमिटेशंस है कि नहीं। सन राइज करता है, हम ये देखते हैं कि सन उग रहा है पूरब में, डूब रहा है पश्चिम में। हमारे लिए रियलिटी तो यही है कि सन जो है पूरब में उगता है और डूबता कहाँ है? पश्चिम में। लेकिन ऑब्जेक्टिवली ऐसा कुछ नहीं होता है कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ऐसा नहीं होता। ये हमारा पृथ्वी का मूवमेंट है कि हमें उगता हुआ सूरज पूरब में दिखाई देता है और डूबता हुआ सूरज पश्चिम में दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव रियलिटी ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि सूरज पृथ्वी उग रहा है पूरब से और डूब रहा है पश्चिम से, ऐसा नहीं होता है। बल्कि साइंस के हिसाब से हमारा जो पृथ्वी रोटेट करती है, तो जब हम सूर्य के नजदीक, जब हमारा सूर्य के डायरेक्ट कंटेक्ट इसमें आते हैं, तो हम सूर्योदय होता है, और जब हम ऐसे दूर होते जाते हैं तो रात्रि नजर आती है घूमते वक्त। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है वो कुछ और है, लेकिन हम परसीव सब्जेक्टिवली क्या करते हैं भाई? हम परसीव करते हैं कि सूर्य जो है वो उग रहा है पूरब में और डूब रहा है पश्चिम में।
तो हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो जरूरी नहीं है कि वह मैच करे रियलिटी के साथ, ठीक है ना। बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर, हमारा जो डिजाइन बना हुआ है वो इसी टाइप से बना हुआ है कि हम ऐसे ही चीजों को रिसीव करते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ और, ठीक है ना। विभिन्न जानवरों में भी डिफरेंसेस हैं। हम जो सूंघने ऊँघने की क्षमता हमारी उतनी नहीं है जितनी कि डॉग्स को है, तो उनके लिए रियलिटी, उनकी जो सब्जेक्टिव रियलिटी भी डिफरेंस है। विभिन्न जीव जंतुओं में भी यह रियलिटी जो है वेरी करता है। लिमिटेशंस है हमारे अपनी फिजिकल लिमिटेशंस है, ये हमारा फिजिकल लिमिटेशंस है। समझ में आ रहा है कि हम चीजों को किस तरह से परसीव करते है कि नहीं। तो ये जो चीजें हैं कि एक्सपीरियंस जो हम कर रहे हैं वह कोई जरूरी नहीं है कि जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वह रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी से मैच कर, ठीक है ना। तो यही है कहने का मतलब कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो फिनोमिनोलॉजी जो बोलता है वह इंपॉर्टेंस दे रहा है हमारे एक्सपीरियंस को, ठीक है ना। फिनोमिनोलॉजी जो है आप अनुभव कर रहे हो वो भी सच हो उसको एक्सपीरियंस, उसको ज्यादा महत्व दे रहा है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को नहीं दे रहा है। बात सही है। क्यों सही है? जनरली साइंस जो है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को महत्व देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रियलिटी से हमारा ताल्लुकात क्या है भाई? हम चीजों को तो सब जिस ढंग से परसीव कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। हम जो है अब दर्द को परसीव करते हैं, चोट लगा तो दर्द को परसीव करते हैं, हम कलर को परसीव करते हैं, स्मेल को परसीव करते हैं, ब्यूटी को परसीव करते हैं। यह हमारी सब्जेक्टिव रियलिटी है। जो चीज को हम परसीव करते हैं वो हमारे लिए रियलिटी है। तो ऑब्जेक्टिवली चीजें कुछ हो सकती हैं, मगर सब्जेक्टिवली जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ जो हम एक्सपीरियंस चीजों को एक एक करके जो हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट वो क्लियर रखिए। फिनोमिनोलॉजी जो है वो एक्सपीरियंस की बात करता है। नाउ नेक्स्ट बात आ गई कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो जरूरी नहीं है कि वह रियलिटी से संबंधित हो सकता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ और हो, बट हम सब्जेक्टिवली कुछ और परसीव करते हैं। क्लियर हो गया? दोनों चीजें क्लियर है? ओके। नाउ अगेन यह तो डिफरेंस हो गया कि जो चीजें हम देख रहे हैं या जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो शायद सत्य ना हो या कुछ और। अगेन जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी कोई जरूरी नहीं है कि हम सबों का एक्सपीरियंस भी सेम हो, एक ही हो, ये भी कोई अलग हम, हाँ हो सकता है कि जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आप एक्सपीरियंस सेम ना कर रहे हो, ठीक है। ये भी संभव है कि जो चीजें हम फील कर रहे हैं वो वही आप एकदम फील करें, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक्सपीरियंस पर ही सारी ये बात पूरी एक्सपीरियंस से शुरू होगी, सेल्फ एक्सपीरियंस पे इनकी कहानी शुरू हो रही है, ठीक है। तो अब ये बात भी है कि जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट भी वही सेम एक्सपीरियंस करे, ठीक है ना। जैसे कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई झूला झूलने जा रहे हैं, मेला लगा हुआ झूला झूलने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इस झूले का एक्सपीरियंस सब लोगों के लिए कोई जरूरी नहीं कि एक समान हो। कोई लोग झूला पे बैठ के खूब मजे किए, हो सकता है कि उनको झूला का राइडिंग मजा आया, काफी डरे हाँ एक पे से झूला पे से दूसरे झूला पे गए, दूसरे से तीसरे झूला पे गए, खूब मजा किए। किसी व्यक्ति के लिए झूला का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब हो सकता है, मेरे जैसे आदमी के लिए झूला का एक्सपीरियंस बहुत खराब है। मैं झूला में बैठूं तो मुझे उल्टी आ जाए, खाना शुरू हो जाए, वाले में ना डर लगता वाले में है कि नहीं। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो एक्सपीरियंस भी है वो मैच करे एकदम, मुझे नहीं लगता है, यही है। तो जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं कोई जरूरी नहीं है एक ही सिचुएशंस के लिए, एक ही सिचुएशंस में चार लोग चीजों को अलग अलग ढंग से एक्सपीरियंस करते हैं। एक ही सिचुएशंस आया हुआ है, चार लोग अलग अलग ढंग से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक और चीज हो गया कि चीजें वही हैं लेकिन एक्सपीरियंस भी लोगों का अलग अलग हो रहा है। हर लोगों का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है, अनुभूति सबका अलग अलग है कि नहीं।
दो लोग डांट सकते हैं, दो लोग मस्ती कर सकते हैं। हाँ, पार्टी के लिए बात मान लीजिए, आपका किसी पार्टी के किसी जैसे कि राजनीतिक पार्टियों के बारे में आपका कुछ और एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके उसके बारे में आपकी कुछ और फीलिंग हो सकती है, किसी व्यक्ति के बारे में आपकी अलग फीलिंग हो सकती है, कुछ झगड़ा झंझट हो गया मान लीजिए कहीं पर, आपने किसी चीज पर कुछ चीज देखा, वहाँ चार लोगों का अपना अलग अलग परसेप्शन होगा, अलग अलग चीजें होंगी। कोई कहेगा कि हमारा इसमें गलती था, कोई कहेगा कि नहीं इसमें गलती था, कोई कहेगा कि नहीं कुछ और था। एक ही सिचुएशंस हैं, एक ही परिस्थितियां हैं, लेकिन सभी लोग जो है उसको अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हर लोग उसको अलग अलग अपना अपना सोच कर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है कि नहीं? तो एक्सपीरियंस भी हम जो कर रहे हैं, यहाँ भी डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। एक ही कंडीशंस, एक ही सिचुएशंस, एक ही सब कुछ, लेकिन वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस है, वहाँ भी हम चेंजेस देखें। ठीक है, तो ये थर्ड बात हुई। पहली बात कि हम चीज़ों को, फिनोमिनोलॉजी कहता है कि हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करता है। सेकेंड चीज़ ये हो रहा है, बात किया हमने कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो, क्योंकि बाहर कुछ और हो रहा होता है, हम एक्सपीरियंस कुछ और कर रहे होते हैं। पृथ्वी घूम रहा होता है, हमको नजर नहीं आती है। सूर्य पूरब में उगता है, यह नजर आती है, जबकि सूर्य पूरब में उगता नहीं है। तो रियलिटी कुछ और है, हम एक्सपीरियंस कुछ और कर रहे हैं। दूसरी बात। तीसरी बात ये हुई कि जो हमारे एक्सपीरियंस है वो भी डिफर कर रहे हैं। एक ही सिचुएशंस में कुछ एक आदमी कुछ और अनुभूति कर रहा है, दूसरा कुछ और अनुभूति कर रहा है। ये तीसरा फैक्टर हो गया। अगेन चौथा चीज हो गया कि हमारा एक्सपीरियंस भी फिक्स नहीं है। आज जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कल कोई जरूरी नहीं है कि सेम चीजें एक्सपीरियंस करें। हमारी एक्सपीरियंस भी चेंज, ठीक है ना? आज आपके बिहेवियर्स जो हैं, रूममेट्स आज जिसको मानते हैं आप, हो सकता है बढ़िया, कल हो सकता है आप उसको गलत माने। आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है उस व्यक्ति के बारे में, टाइम के साथ थिंकिंग चेंज, टाइम के साथ आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो वो है, वो सारी चेंज हो रही है। तो व्यक्ति के अंदर में भी एक्सपीरियंसेस में चेंजेस आ रहे हैं। आज आपके जो बेस्ट फ्रेंड थे, कल हो सकता है कि आपके होस्ट हो जाए, या जिसके साथ आप बहुत ज्यादा आज के डेट में हो चुका है, हाँ, आज इसके डेट में ज्यादा मिलना जुलना रहना पसंद करते हो, कल उसके लिए ना हो, कुछ दिन बाद उससे ना मिलने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है। तो आज आप जो आप फील कर रहे हैं, या जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो एक्सपीरियंसिंग है, वो आपके उम्र बढ़ने के साथ कुछ और हो जाए, एकदम सेम नहीं रहेगा। आप जो एक्सपीरियंस आज कर रहे हैं, आजकल 70 साल बाद आपकी जब उम्र हो जाएगी, तो आपके एक्सपीरियंस में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होगी। तो इसका मतलब यहाँ क्या है? तो यहाँ क्या है हमारा, कि एक्सपीरियंस भी चेंजेबल है, ये भी फिक्स्ड नहीं है। हमारा ओन एक्सपीरियंस जो है यह चेंजेबल है, यह भी चेंज करता है। एक नई चीज और ये भी आई, ऐड हो गया इसके साथ, ठीक है ना? तो आवर परसेप्शन चेंज विद द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस चेंज विद द टाइम, ठीक है ना? तो आपकी ओपिनियन जो आज है किसी चीज के बारे में, आपकी जो आज समझ है, या किसी चीज के बारे में जो आज आपकी फीलिंग है, वो जरूरी नहीं है कि ये फीलिंग, ये ओपिनियन, ये समझ, ये बिहेवियर आपका आज वैसा ही रहेगा। समय के साथ यहाँ भी परिवर्तन नजर आएगा, ठीक है ना? ये सारी चीजें फिनोमिनोलॉजी के अंदर आ रही है, ठीक है ना? क्योंकि ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की बात हो रही है, ये सारी चीजें फिनोमिनोलॉजी के अंदर आ रही है। नाउ यहाँ पर हमारे लिए साइकोलॉजिकली कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है? क्या ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो रियलिटी है बाहर, वह इंपॉर्टेंट है, या जो सब्जेक्टिव फीलिंग है? सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव फीलिंग इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से हमको क्या लेना भाई? ठीक है, पृथ्वी तो घूम रही है, आप वो इम्पोर्टेंट है जो आप फील कर रहे हो, जो आप वो परसीव कर इम्पोर्टेंट रहे है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं। पूरी फिनोमिनोलॉजी दर्शन शास्त्र जो है ना, ये उधर उल्टा घुमाया दर्शन शास्त्र, ये फिनोमिनोलॉजिकल वाली जो कहानी है, ये कहता है कि हम ज्यादातर ओरिएंट होते हैं ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड पर। सब्जेक्टिव वर्ल्ड को हम क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। हम आप अपनी ट्रू फीलिंग, ट्रू एक्सपीरियंस को इग्नोर करते हैं। और इनका ये कहना है कि हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजिकली यह हमारे लिए मेजर रोल प्ले करता है, रेदर देन द ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अब पानी में ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, पृथ्वी इधर से उधर इधर घूमती है, सब नॉलेज ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। बट जो चीजें हम परसीव कर रहे हैं सब्जेक्टिवली, वह हमारे लाइफ को प्रभावित कर रही है।
जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है वो हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, सब्जेक्टिव फीलिंग है। पानी है तो पानी का ठंडा होना, पानी का गर्म होना, पानी का वो होना, कोई चीज है उसकी सुंदरता, उसकी खराब, जिस चीज को हम परसीव कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए महत्व है। जो चीजें रियलिटी है जिससे हमारा कोई वो नहीं हो रहा है, परसीविंग फील्ड में, फिनोमेनोलॉजिकल फील्ड के में नहीं आता हमारा, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इन्होंने इस चीज पर ही फोकस किया, ठीक है ना। तो ये जो फिनोमेनोलॉजिकल फील्ड है वो यही कहता है कि हमारी जो व्यक्तिगत अनुभूति है, जो व्यक्तिगत चेतना है, जो हम, वो हमारे लिए जो है वही रियलिटी है, नॉट कि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड रियलिटी, ठीक है ना। तो इनकी जो फिनोमेनोलॉजी यही बोल रहा है, ये सारी चीजें जो व्यक्तिगत अनुभूति के बारे में बात करी है। तो इन्होंने जो है ये इनकी जो थ्योरी है ये इस फिनोमेनोलॉजी से प्रभावित है, क्योंकि इनका यही कहना है कि जब कोई चीज हम देखते हैं किसी के